गारंटी देता हूं इन क्लासेस को देखने के बाद, सिर्फ पहली 10 क्लास देखने के बाद आप अपने आप में एक डिफरेंस फील करेंगे। अगर 10 क्लास देखने के बाद आप कहें सर इंग्लिश नहीं आई, तो आके मुझसे मिल लेना, हिसार आके मुझसे मिल लेना। ऐसा हो नहीं सकता बेटा, हजारों बच्चे ऑफलाइन में सीखे हैं और हजारों बच्चे ऑनलाइन में सीखे हैं। वही कॉन्फिडेंस है कि अब यहां इस प्लेटफॉर्म पर आपकी हेल्प के लिए हम आए हैं। ठीक है, तो पक्का सीखोगे आराम से चीजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग बनाना। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब मस्त हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो मैं नीरज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर की, और उस ग्रामर की जो ग्रामर आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है, वो ग्रामर जो एसएससी, बैंक, एचएसएससी या किसी भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। आज मैं उस ग्रामर की आपके साथ बात करने वाला हूं। मैं आपको यह बताऊंगा भी कि आप उस इंग्लिश को क्यों नहीं सीख पाए, क्यों हम एफर्ट्स करने के बाद भी इंग्लिश को नहीं सीख पा रहे हैं। आज हम ये सारी डिस्कशन करने वाले हैं। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो नोट्स बनाइएगा और आराम से इस क्लास को समझिएगा। देखो, एक सिंपल सी बात करते हैं। क्लास की स्टार्टिंग हम 2 क्वेश्चन से करते हैं। मैं आपके सामने 2 क्वेश्चंस लिखता हूं, आप मुझे यह बताना कि उसमें कोई गलती है क्या, आपको कोई गलती नजर आ रही है उसमें या गलती नजर नहीं आ रही। और अगर गलती नजर नहीं आ रही तो फिर उसका मीनिंग क्या है। हम इस एंगल से क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। फिर हम सीखेंगे कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए किस लेवल तक इंग्लिश हमें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है और कैसे हमारा एग्जाम क्वालिफाई होगा। तो मैं एक बार 2 क्वेश्चंस आपके सामने लिखता हूं, आप भी इन्हें नोट करें, अपनी नोटबुक में नोट्स जरूर से बनाएं, और उसके बाद हम डिस्कशंस करेंगे इन क्वेश्चंस के ऊपर भी। 1 बाय 1 हम अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। तो भाई, आज का जो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखने वाला हूं, सिंपल सा क्वेश्चन है। आ जाओ, लिखते हैं आपके सामने। द मैन, बिल्कुल आसान सा एक क्वेश्चन मैं लिखूंगा। द मैन हु हंट्स, द मैन हु हंट्स डक आउट ऑन वीकेंड्स, द मैन हु हंट डक आउट ऑन वीकेंड। एक बार मैं इसको यहां लिख देता हूं, डक आउट ऑन वीकेंड्स। ठीक है जी, ये लो भाई, पहला क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर लिख दिया है। आपको एक सिंपल सा काम करना है, बिल्कुल सिंपल सा काम करना है कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में अगर कोई एरर नजर आता है तो एरर बताइए, एरर नजर नहीं आता तो फिर मुझे इसका मीनिंग समझाइए। आसान सा क्वेश्चन है, मुझे पता है तुम बता दोगे, है ना, मुझे मालूम है तुम ये क्वेश्चन बता दोगे। द मैन हु हंट्स डक आउट ऑन वीकेंड्स। ठीक है, नहीं भी बता पाए तो टेंशन मत लेना, मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं आपको समझाऊंगा। मैं ना एक बार वीकेंड्स को नीचे लिख देता हूं, वहां पे क्लियर नहीं हो रहा, स्पेस कम है उस जगह पे और क्लियर हो नहीं रहा, तो मैं यहां लिख देता हूं वीकेंड्स। जी बिल्कुल ठीक है। आ जाओ, एक बार हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने मैं लिखता हूं, फैट पीपल ईट, फैट पीपल ईट एक्यूमुलेट्स, फैट पीपल ईट एक्यूमुलेट्स। ये लो, 2 क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर रखे हैं। इन दोनों क्वेश्चंस का मुझे मीनिंग बताने की कोशिश करना। देखो, मैं एक बात बता देता हूं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। हमें आज तक इसलिए नहीं आई क्योंकि हम सब्जेक्ट की तरह इसको पढ़ रहे थे। सब्जेक्ट की तरह इंग्लिश पढ़ोगे तो इंग्लिश बोरिंग लगेगी, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। भाई, आपने हिंदी लैंग्वेज कैसे सीखी थी, याद करो। जब हम छोटे बच्चे थे तो ऐसा थोड़ी था कि हम पहले स्कूल में गए फिर हमें बोलना आया। स्कूल में गए तो हमें लिखना आया या 2-4 बातें और सीखी, लेकिन बोलना हम पहले ही सीख चुके थे ना। तो कोई भी लैंग्वेज पार्टिसिपेशन करके ही आती है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और बिलीव करो, इंग्लिश बहुत आसान है। मैं खुद आपकी तरह था, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। आज से लगभग 6-7 साल पहले मैं 0 लेवल पे था इंग्लिश पे। फिर मैंने इंग्लिश पढ़ी, अच्छे से पढ़ी, इतनी अच्छे से पढ़ी कि एसएससी सीजीएल में 200 में से, हमारे 200 नंबर का एग्जाम होता था, 200 में से मैंने 184 भी स्कोर किया और 187 भी स्कोर किया। जी बिल्कुल, 184, 187 मेरा सीजीएल मेंस का स्कोर रहा है जब मैं स्टूडेंट था, जब मैं प्रिपरेशन करता था। और इतना और काम किया लैंग्वेज पे कि उसके बाद इंग्लिश पढ़ानी भी शुरू कर दी। अब 5 सालों से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे ऑफलाइन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। तो आज मैं आपको बता दूंगा वो क्या जड़ी बूटी थी जो मैंने खाई थी, जिससे मुझे इंग्लिश आने लग गई और इतनी अच्छी आ गई कि मैं पढ़ाने भी लगा। भाई, इंग्लिश सीखने के लिए पार्टिसिपेशन चाहिए। तो देखो, हालांकि अभी आप मुझसे इंटरेक्शन तो नहीं कर सकते, लेकिन अब जहां कहीं भी है, जब मैं बोलूं कि बोलो, सोचो, तो आपको सोचना है। एक 2 वे लैंग्वेज की तरह हमें सीखना है, इंटरेक्शन रखनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो आप जब भी इस क्लास को देखें, आप एक इंटरेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। तो मैं एक बात बता देता हूं, इंग्लिश लैंग्वेज की तरह सीखेंगे तो इंग्लिश हमें आ जाएगी। अब आप इन 2 क्वेश्चंस का मीनिंग एक बार सोचो, खुद से ट्राई करो बेटा, जो मीनिंग तुम्हें लगे ठीक है उस मीनिंग को सोचो। कोई एरर नजर आता है तो उस एरर को देखो। थोड़ा सा टाइम मैं आपको देता हूं, फिर मैं इसके ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं। सोचना जरूर है, डे फर्स्ट से हमें सोचना है, पहले दिन से हमें सोचना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है, द मैन हु हंट्स डक आउट ऑन वीकेंड्स। दूसरा क्वेश्चन है, फैट पीपल ईट एक्यूमुलेट्स। ये लो, मैं आपके लिए एक थर्ड क्वेश्चन और भी लिख देता हूं। भाई, आपके लिए एक थर्ड क्वेश्चन और भी लिख देते हैं, जिससे आपको बात थोड़ी सी और समझ में आ जाएगी। तो देखना, लिखता हूं मैं आपके सामने,
द ओल्ड ट्रेन, द ओल्ड ट्रेन द यंग, ये लो, द ओल्ड ट्रेन द यंग। हाँ जी, अब एक बार कोशिश करना, उम्मीद करता हूं आपने मीनिंग बनाने की कोशिश की होगी। एरर तो आपको नहीं मिला, कोई बात नहीं, एरर आपको नहीं मिला, इट्स ऑल राइट, मैं सिखाऊंगा ना। तो एक बार हम बात करते हैं कि यार वास्तव में इन क्वेश्चंस को सीखने के लिए हमें पहले क्या सीखना चाहिए। भाई एक सिंपल सी बात मैं आपके साथ करता हूं, एक साधारण सी बात करता हूं। अगर आपको कोई भी चीज करनी है ना, तो पहले आपको उस चीज को अच्छे से समझना पड़ेगा, पहले यह समझना पड़ेगा कि करना क्या है। दोस्तों अगर यहां से दिल्ली जाना है तो पहले यह समझना पड़ेगा कि दिल्ली जाना कैसे है। भाई बस स्टैंड पे जाना है, टिकट लेनी है, बस में बैठना है, दिल्ली में इस जगह पे उतरना है, फिर ऑटो लेना है, तभी तो जा पाएंगे। तो पहले एक प्रोसेस को समझना पड़ेगा। तो हम सीधी ग्रामर नहीं पढ़ते, हम पहले उस प्रोसेस को समझते हैं कि किसी भी एग्जाम में इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं और उन क्वेश्चंस के लिए हमें क्या सीखना पड़ता है। तो क्या आप कोशिश कर सकते हैं, आप एक बार सोचिए जरूर, जहां भी आप बैठ के इस क्लास को देख रहे हैं, आप एक बार जरूर सोचिए कि इंग्लिश के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। 2 मिनट आप आराम से सोचो कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, काउंट करो एक बार अपनी फिंगर्स के ऊपर, फिर मैं बताता हूं। जल्दी से बताओ, इंग्लिश सीखने के लिए या किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए इंग्लिश जो हम पढ़ते हैं तो हमें कितने टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ता है। बेटा सबसे पहले तो तुम्हें मंजिल को पता करना पड़ेगा ना कि मंजिल है क्या, मुझे कहां जाना है, तभी तो आप वहां जा पाओगे। तो अभी तो मैं ये सिखा रहा हूं कि क्या क्या क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है, ठीक है। और एक बार इस शब्द को बोलना जहां भी आप बैठकर पढ़ रहे हो, एक बार जल्दी से इस शब्द को पढ़ो। आप कहोगे क्या, आप कहोगे क्वेश्चंस, क्वेश्चंस नहीं, इसकी रियल प्रोनाउंसिएशन है क्वेश्चन, क्वेश्चन, तो आप इसको बोलेंगे क्वेश्चंस। तो मैं ये पूछ रहा हूं, क्या आपको आइडिया है कि इंग्लिश में कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? बेटा नहीं है ना आइडिया, तो मैं सिखा दूंगा ना यार, यही तो 5 सालों का एक्सपीरियंस है जो तुम्हारे काम आएगा। भाई क्वेश्चंस कितने टाइप के हैं मैं आपको बताता हूं, धीरे धीरे चीजों को समझेंगे और हम फ्लो बनाएंगे ना। बेटा क्वेश्चन कितने टाइप के आते हैं, तो इस चीज को समझने के लिए ना हम थोड़ा सा डीप उतरते हैं चीजों में। यार सबसे पहले तो मुझे यह पता है कि इंग्लिश में ना ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। बेटा क्या आप जानते हो कि इंग्लिश में ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस कौन से आते हैं? अगर आप किसी एग्जाम में जा रहे हैं साथी, तो इंग्लिश में ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस कौन से आते हैं, क्या आप जानते हैं? बेटा कोशिश कीजिए, आप बिल्कुल जानते हैं। आपको एक बात पता है कि सर सबसे पहले तो ना एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस आते हैं, यानी हमें एरर को स्पॉट करना होता है कि किस पार्ट में एरर है। जैसा मैंने 2 क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखे थे, ठीक वैसे सर सबसे पहले तो ना एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस आते हैं, हमें पता है कि एरर बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ठीक है भाई। इसके अलावा कोई और टाइप जो आप कहते हो जी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस की अगर बात करूं तो बेटा ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस में ना एग्जामिनर आपको कोई सेंटेंस दे देता है और उसमें कुछ हिस्से को अंडरलाइन कर देता है और आपको 4 ऑप्शन देता है, कहता है बताओ अंडरलाइन किए गए शब्द को रिप्लेस करें तो बेस्ट तरीका कौन सा है। यानी हमने बोला सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस भी एग्जामिनर डालता है। हम ये समझ रहे हैं कि ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस में क्या क्या आ सकता है, तो हमें पता है कि ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस में क्या आएगा, या तो एरर छाटो या सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यानी एक सेंटेंस दिया उसके किसी पार्ट को ना अंडरलाइन कर दिया और अब आपको ये बताना है, आपको पहचानना है। उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए कि अंडरलाइन किया गया पार्ट ओके या इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक हम फिट करें। इतना तो हमने देखा होगा। मान लो आप कभी किसी एग्जाम में नहीं बैठे, कोई एग्जाम आपने नहीं दिया, लेकिन प्रीवियस पेपर देखा तो आपको पता तो लगा। तो पहले तो प्रोसेस जान रहे हैं कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, तब इंग्लिश आएगी। सीधा अभी नाउन या टेंस पढ़ाने लग जाऊं तो इंग्लिश नहीं आएगी। पहले डिस्कशन चाहिए, समझने की कोशिश करनी है कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। आ जाओ, थोड़ी सी दोस्ती कर रहे हैं अभी हम सिलेबस से। एरर स्पॉटिंग भी आता है और बेटा सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आती है। इसके अलावा ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस में ना आपको ना पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस मिलेंगे। एग्जामिनर आपको जरूर ये क्वेश्चन देता है, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया उसका पैसिव बना दो, पैसिव में सेंटेंस दिया उसका एक्टिव बना दो। स्कूल टाइम में भी हमने ग्रामर में ये पढ़ा था। तो यार 3 टाइप तो ये है। इसके अलावा एक मैं आपको 4th टाइप और दे देता हूं ना, जो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस की आती है। भाई नरेशन के क्वेश्चंस आते हैं, राम सेड टू मोहन, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच हमने स्कूल डेज में पढ़ा। तो कहने की बात ये हुई कि क्वेश्चंस कितने टाइप के हैं। पहली टाइप है ग्रामर, जहां मेरे पास में एरर स्पॉटिंग है, जहां मेरे पास में क्या है, एरर स्पॉटिंग के बाद में सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, या फिर नरेशन का क्वेश्चन है, या फिर मेरे पास वॉइस का क्वेश्चन है। ये आता ही आता है। तो भाई 4 तो इन चीजों को समझना है। इसके अलावा क्या आप बता सकते हो दूसरी कौन सी टाइप है? भाई इसके अलावा क्या आप बता सकते हैं दूसरी कौन सी टाइप आती है? तो राजा ध्यान से देखना, दूसरी टाइप ग्रामर के अलावा क्या आती है। दूसरी टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। मैं हर चीज पे बात करूंगा, हर चीज आपको सिखाई जाएगी। ग्रामर का बैच भी मिलेगा, वोकैब का बैच भी मिलेगा। ये कंप्लीट बैच रहने वाला है। इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। जैसे ऑफलाइन स्टूडेंट्स की किस्मत चमकी इस बैच को लगाने के बाद, ऑनलाइन स्टूडेंट्स की भी चमकी। ठीक इसी प्रकार से आप भी सीखेंगे, इट्स अ गारंटी है ना बेटा। कोई जादू
जादू नहीं होने वाला, सिखाने वाला हूं। मेहनत मैं करना जानता हूं, मां सरस्वती का इतना आशीर्वाद है कि मां सरस्वती मुझसे मेहनत करवा लेती है और मैं तुमसे मेहनत करवा लूंगा, मैं सिखा दूंगा। लेकिन हिस्सा लेना, जब मैं कहूं ना सोचो तो सोचना, उसको स्किप मत करना। पहले दिन से थिंकिंग प्रोसेस पे हम काम करेंगे। तो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस ये आएंगे और बेटा वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस भी हमारे पास में आ सकते हैं। तो यार वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस में क्या आएगा, सबसे पहले तो बेटा वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। मैं बोल नहीं रहा, मैंने बस लिख दिया, आप एक बार बता दो कि ये क्या लिखा है। बेटा मैं नहीं बोल रहा, आप एक बार बता दो कि ये क्या लिखा है। अरे मुझे मालूम है आप सब कहोगे सिनोनियम्स। सिनोनियम्स नहीं है बेटा, ओ साइलेंट रहने वाला है, सिनोनिम्स। इट्स नॉट सिनोनियम्स, इट्स सिनोनिम्स। हम प्रोनाउंसिएशन भी साथ साथ सीखते चलेंगे, है ना। तो जैसे क्वेश्चन, आप अब तक क्वेश्चन पढ़ रहे थे, अब आपने सीखा क्वेश्चन है, इन द सेम वे सिनोनियम नहीं है, सिनोनिम है। सिनोनिम का मीनिंग क्या होता है बेटा, सिनोनिम का मीनिंग होता है सेम मीनिंग वाले शब्द, है ना। जैसे उसने आपके सामने क्या दे दिया, जैसे उसने आपके सामने दिया क्राई, वीप या फिर ब्रेक डाउन। तो क्राई का मीनिंग भी है रोना, वीप का मीनिंग भी है रोना, और ब्रेक डाउन का मीनिंग है फूट फूट कर रोना। तो तीनों शब्दों का मीनिंग क्या है, सेम है। ये होते हैं सिनोनिम्स। हमने हिंदी लैंग्वेज में भी पढ़े हैं, हम इनको बोलते थे समानार्थी शब्द। हम इन्हें क्या बोलते थे रे, समानार्थी शब्द बोलते थे। जरूर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा वोकैब बेस्ड जो दूसरी टाइप है ना, उसका नाम क्या है भाई, वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस की जो दूसरी टाइप है उसका नाम है बेटा, अगेन आप बोलोगे एंटोनियम्स। एंटोनियम्स नहीं, ओ अभी भी साइलेंट है, आप कहेंगे एंटोनिम्स। तो यार एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वॉइस नरेशन, फिर आएंगे सिनोनिम्स, फिर आएंगे एंटोनिम्स। बेटा एंटोनिम्स का मीनिंग होता है अपोजिट मीनिंग वाले शब्द। एंटोनिम्स का मीनिंग क्या होता है रे, अपोजिट मीनिंग वाले शब्द। अपोजिट मीनिंग से मैं आपको समझाऊं, जैसे मैंने अभी क्राई बोला था ना आपके सामने, तो क्राई का उल्टा क्या हुआ, लाफ, स्माइल, है ना। क्राई का उल्टा बना लाफ या स्माइल, यानी अपोजिट मीनिंग बताना है। आपको एक शब्द मिलेगा, आपको उसका अपोजिट मीनिंग मार्क करना है। तो ठीक है यार, सिनोनिम्स हमने पढ़ा सेम मीनिंग, एंटोनिम्स हमने पढ़ा अपोजिट मीनिंग। इसके साथ साथ ना थर्ड नंबर पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना, वो क्वेश्चन है बेटा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वो क्वेश्चन क्या है राजा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एक ऐसा पर्सन जिसे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता हो, बिब्लियोफाइल। एक ऐसा पर्सन जो हमेशा बुक्स में ही खोया रहता हो, अपनी लाइफ के सारे जरूरी फंक्शन इवेंट सब मिस कर देता हो, बुक वॉर्म। एक ऐसा पर्सन जिसको इंसानियत से प्यार हो, फिलेंथ्रोपिस्ट। एक ऐसा पर्सन जिसको इंसानियत से नफरत हो, मिज़ेंथ्रोपिस्ट। यानी आपको एक स्टेटमेंट मिलेगी, इसको क्या कहते हैं, और आप डायरेक्टली क्या कर देंगे, उसे पिक कर देंगे। बात समझ में आ रही है आपको। तो बेटा हमने समझा कि क्वेश्चंस एग्जाम में, चाहे एसएससी में जाएं, चाहे बैंक में जाएं, चाहे स्टेनो पे जाएं, चाहे एचएसएससी में जाएं, किसी भी एग्जाम में जाओ, क्वेश्चंस की ये टाइप्स हैं। ग्रामर बेस्ड ये 4 टाइप्स है जी। वोकैबुलरी बेस्ड 3 टाइप मैंने आपके सामने रख दी, मैंने समझाया भी है। फोर्थ टाइप भी है क्या जी, बिल्कुल फोर्थ टाइप भी है। एग्जाम्स में ना कुछ इडियम्स पूछ ली जाती है, कुछ फ्रेजेस पूछ लिए जाते हैं, या कुछ फ्रेजल वर्ब सीख ली जाती है, पूछ ली जाती है। सारी बातों पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। बेटा इडियम्स का मीनिंग क्या होता है, इडियम्स का मीनिंग क्या होता है, जैसे उसने एक इडियम दे दिया आपको, टू बाय अ फार्म। एक इडियम क्या दी, टू बाय अ फार्म। अपने उसके नीचे 4 ऑप्शन दे दिए कि इसका पॉसिबल मीनिंग क्या है। तो बेटा टू बाय अ फार्म का मीनिंग होता है टू डाई, डेथ हो जाना, है ना। तो टू बाय अ फार्म एक इडियम है एक, और इसका मीनिंग निकलता है डेथ हो जाना। जैसे हिंदी में होता है ना, ऊंची दुकान फीका पकवान, है ना। तो अब रियल कॉन्टेक्स्ट में वहां ना ऊंची दुकान है ना फीका पकवान है, जब हम उस इडियम को यूज कर रहे हैं। तो इन द सेम वे इडियम्स का मीनिंग है कि ग्रामेटिकल मीनिंग कुछ और है, लेकिन रियल मीनिंग वो कुछ और कॉन्टेक्ट कुछ और क्रिएट करती है, जैसे हम उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे आपने एक इडियम सुनी होगी, या नहीं सुनी तो अब सुन लो यार, हिट द रोड। हिट द रोड का मीनिंग क्या होता है, हिट द रोड आप सोचोगे दीवार पे टक्कर मारना या सड़क पे टक्कर मारना, हिट द रोड ऐसा नहीं है। हिट द रोड का मीनिंग है कोई रोड जर्नी स्टार्ट करना, कोई जर्नी स्टार्ट करना, स्पेशली कैसे, ऑन रोड, यानी कोई रोड ट्रिप, कोई रोड जर्नी स्टार्ट करना। तो मैं यहां से आपको कुछ सिंपल सी बातें समझा रहा हूं कि भाई 2 टाइप तो ये हैं, ग्रामर और वोकैब। अभी तक तो आपने ये पढ़ा, इसके अलावा एक तीसरी टाइप और है राजा, एक तीसरी टाइप और है जो एग्जाम में पूछी जाती है। वो कौन सी टाइप है यार, वो टाइप है, वो आपकी चेक क्या करते हैं, वो आपकी रीडिंग स्किल्स चेक करते हैं। हर चीज आपको सिखाई जाएगी। ग्रामर का बैच अलग है, वोकैब का बैच अलग है, रीडिंग का भी एक बैच है। तो पहले तो सिलेबस समझते हैं कि वो क्या क्या पूछता है। तो वो आपकी रीडिंग स्किल्स चेक करता है। अब जब मैं स्टूडेंट था ना, जब मैं सेल्फ स्टडी करता था, तो मुझे लगता था कि यार सिर्फ वोकैबुलरी पढ़ लूं, ग्रामर समझ में आती नहीं थी। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट मैंने सोचा सिर्फ वोकैबुलरी पढ़ लेते हैं और पेपर निकल जाएगा। फिर धीरे धीरे पता लगा यार वोकैब पढ़ूंगा तो ग्रामर छूटेगी, क्वेश्चंस तो ग्रामर के भी आएंगे। कंपटीशन इतना ज्यादा है कि हर चीज करनी पड़ेगी, हम अपने एंड पे किसी भी चीज को छोड़ नहीं सकते। तो मुझे क्या पता लगा,
मुझे पता लगा यार ग्रामर भी सीखनी है, वोकैब भी सीखनी है, अगर इनमें से कोई भी एक चीज छोड़ूंगा ना तो रीडिंग स्किल्स जहां चेक होंगी वो पोर्शन अपने आप छूट जाएगा। क्योंकि यार वास्तव में रीडिंग में ना आप क्या करोगे, आप रीडिंग कैसे कर पाते हो, रीडिंग करते टाइम आपकी दोनों नॉलेज चेक की जाती है, दोनों चीजों का ही यूज होता है, ग्रामर प्लस वोकैब। यानी बेटा जितना टाइम हम इंग्लिश पढ़ेंगे ना उस टाइम को आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि सर मैं 1 घंटा ग्रामर पढ़ रहा हूं, मैं 40 मिनट वोकैब पढ़ रहा हूं और मैं 40 मिनट सर रीडिंग कर रहा हूं। आपको इस तरीके से चलना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ ग्रामर पढ़ रहे हैं तो भी सिलेक्शन नहीं होगा, अगर आप सिर्फ वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं तब भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि फिर आपके रीडिंग के क्वेश्चंस भी रह जाएंगे। तो बात ये आई कि यार रीडिंग का जो पोर्शन है उस पोर्शन को हम कैसे समझे। भाई रीडिंग में एग्जामिनर आपको क्या देगा, तो बेटा स्कूल डेज में ना हम सब ने पढ़ा था अनसीन पैसेज आता था। पैसेज का मीनिंग ये था कि एग्जामिनर एक पैसेज दे देता था आपको, उस पैसेज के नीचे कुछ क्वेश्चंस थे, पैसेज को पढ़ के एक सेंस बना के, एक अंडरस्टैंडिंग बना के हम उन क्वेश्चंस का आंसर करते थे। एक तो ये बात हमें पता है। इसके अलावा और कोई टाइप है क्या? अरे सोचो और बोलो भी, एक बार सोचो और बोल के बताओ और क्या टाइप हो सकती है रीडिंग में जिससे वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जैसे उसने आपसे क्वेश्चन पूछा पैसेज का, इसी प्रकार से ना हमने इसका नाम निकाला हुआ है PQRS, हालांकि इसका रियल नाम होता है पैरा जंबल्स। बेटा आपने ये सुना होगा ना, स्कूल डेज में ना जंबल वर्ड सीखते थे हम, है ना। यानी टीचर क्या करता था, किसी वर्ड की स्पेलिंग में से लेटर्स इधर उधर घुमा देता था और कहता था इससे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाओ। तो स्कूल में जंबल वर्ड्स थे। अब जब आप बड़े हुए तो एग्जामिनर क्या करेगा, एक पैराग्राफ उठाएगा, उसकी 5 लाइनें निकालेगा और उनका ऑर्डर हटा देगा। जो सबसे पहले नंबर की लाइन उसको लास्ट में लिख देगा, जो लास्ट की थी उसको थर्ड पे लिख देगा, जो थर्ड पे थी उसको फर्स्ट पे लेके चलेगा, जो सेकंड पे थी उसको सेकंड लास्ट पे लेके चलेगा। यानी ऑर्डर बिगाड़ देगा और आप अपनी सेंस के अकॉर्डिंग उन चारों लाइनों को पढ़ोगे और फिर आप एक सेंस बनाओगे कि कौन सा कैसे फिट हो। पहले ये लाइन आई, इसके बाद ये, फिर ये और लास्ट में ये। इसको हम PQRS या पैरा जंबल्स बोलते हैं। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, SSC में, बैंक में, स्टेनो में, हर जगह ये पूछा गया। HSSC भी छोटे क्वेश्चंस पूछती है, इसमें आता है लेकिन क्वेश्चंस का लेवल लो रह जाता है। तो रीडिंग की स्किल्स भी चेक होंगी, यानी पैसेज रीडिंग पूछा जाएगा आपसे, पैरा जंबल्स आपसे पूछे जाएंगे, यानी PQRS आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा बेटा क्लोज टेस्ट भी आपसे पूछा जाएगा। सर ये किस बला का नाम है, ये पता है किस बला का नाम है? जैसे पैसेज तुम्हें मिला ना, पैसेज के नीचे तुम्हें 4 ऑप्शंस मिले, एक क्वेश्चन मिला उसके 4 ऑप्शन मिले। अब क्लोज टेस्ट में क्या रहने वाला है बेटा, क्लोज टेस्ट में क्या होगा, एक पैराग्राफ मिलेगा, उस पैराग्राफ में एग्जामिनर कहीं ना कहीं ब्लैंक डाल देगा। यानी एक पैराग्राफ उठाएगा और उसमें एक जगह पे ब्लैंक डाल दिया, उस ब्लैंक के रिस्पेक्ट में 4 ऑप्शंस दिखाएगा। आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर आप कॉन्टेक्स्ट समझेंगे कि क्या बात हो रही है, फिर आप 4 ऑप्शंस को देखेंगे और आप एलिमिनेट करेंगे कि बी सी की तो बात नहीं, ए डी में से है, डी इसलिए नहीं हो सकता, इसलिए इस ब्लैंक में ए आएगा। यानी जैसे स्कूल में फिलिंग द ब्लैंक्स आते थे ना, वैसे ही अब क्लोज टेस्ट इंक्लूड हुआ। क्लोज टेस्ट में क्या होगा, पैराग्राफ मिलेगा, उसमें ब्लैंक्स मिलेंगे, उन ब्लैंक्स में आपको एप्रोप्रिएट वर्ड्स को डालना होगा। मैं यहां से थोड़ा सा और आगे आपके साथ चलूंगा। पैसेज हो गया, PQRS हो गया, पैराजंबल्स हो गई, क्लोज टेस्ट हो गया। इसके अलावा बेटा आपको ना फिलिंग द ब्लैंक्स भी मिलने वाले हैं। यानी एग्जामिनर यही काम करेगा, आपको एक लाइन देगा, उसमें एक ब्लैंक देगा, नीचे 4 ऑप्शन देगा। हो सकता है वो कैब बेस्ड हो, आप उस ब्लैंक को पढ़ के, आप उस पूरी लाइन को पढ़ के एक बार मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे और फिर आप ऑप्शंस देख के आंसर टिक करेंगे। तो यार अगर दिल्ली जाना है ना तो प्रोसेस था बस में बैठना, टिकट लेना, वो सारा प्रोसेस दिल्ली जाने का है। इन द सेम वे अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फाइट कर रहे हैं तो भाई आराम से समझ लेना, आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी।